तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर हम आपको बताएंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है जापान से, सी ऑप्शन है चीन से, डी ऑप्शन है वियतनाम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। तो भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोट देने का अधिकार कब मिलता है। तो 18 वर्ष पे वोट देने का अधिकार मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो एटीएम कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो 2005 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है दिल्ली के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है चरित्र पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच,
बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है लेनिन ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। ए ऑप्शन है चीन को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है भारत को, डी ऑप्शन है वियतनाम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। तो वियतनाम को दो भागों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट में, बी ऑप्शन है रोम में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है कंबोडिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है कागज से, बी ऑप्शन है कपास से, सी ऑप्शन है चीनी से, डी ऑप्शन है दूध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और गेहूं किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ए ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है। तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत एक देश है। ए ऑप्शन है उद्योग प्रधान देश, बी ऑप्शन है कृषि प्रधान देश, सी ऑप्शन है कार्य प्रधान देश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है 27। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। तो भारत में अब 28 राज्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। ए ऑप्शन है टाका, बी ऑप्शन है रुपया, सी ऑप्शन है डॉलर, डी ऑप्शन है पाउंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। तो नेपाल की मुद्रा रुपया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। ए ऑप्शन है 15%,
बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 7%, डी ऑप्शन है 10%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। तो 7% क्षेत्र पर वन का विस्तार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है झेलम नदी पर, सी ऑप्शन है सतलज नदी पर, डी ऑप्शन है गंगा नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है पुनपुन नदी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है यमुना नदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए। ए ऑप्शन है मूल्य का, बी ऑप्शन है वजन एवं मात्रा का, सी ऑप्शन है स्टार का, डी ऑप्शन है सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए। तो उसका मूल्य का जांच करना चाहिए, और उसका वजन और मात्रा की जांच करनी चाहिए, और उसका रेटिंग का जांच करनी चाहिए, यानी इनमें से सभी का जांच करना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। ए ऑप्शन है वैधानिक अधिकार, बी ऑप्शन है गैर कानूनी अधिकार, सी ऑप्शन है धार्मिक अधिकार, डी ऑप्शन है परंपरागत अधिकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं। ए ऑप्शन है अति दूर, बी ऑप्शन है दूर, सी ऑप्शन है कुछ दूर, डी ऑप्शन है करीब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं, तो करीब हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है मानवता, डी ऑप्शन है जाति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो मानवता सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है नाविक की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी। तो जलवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो उत्तराखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ए ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, डी ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शन है फिरोज शाह ने, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है तिलक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, आलू अकाल किस देश में पड़ा था? ए ऑप्शन है आयरलैंड में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो आलू अकाल आयरलैंड में पड़ा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था? ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था? ए ऑप्शन है एक लेखक, बी ऑप्शन है एक चीनी विचारक, सी ऑप्शन है एक क्रांतिकारी नेता, डी ऑप्शन है वियतनाम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है ढाका में, सी ऑप्शन है काठमांडू में, डी ऑप्शन है लाहौर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काठमांडू कहाँ पे है? तो नेपाल में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक उदाहरण है। तो बैंक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए ऑप्शन है 1966 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1969 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1970 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में किया गया। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? ए ऑप्शन है तालाब है, बी ऑप्शन है नदी है, सी ऑप्शन है समुद्र है, डी ऑप्शन है पेड़ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा नदी है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, बी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, सी ऑप्शन है कावेरी नदी पर, डी ऑप्शन है सतलज नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है चेन्नई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है अजैव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए ऑप्शन है बारदोली,
बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। ए ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 70%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 अप्रैल को, बी ऑप्शन है 5 जून को, सी ऑप्शन है 5 अगस्त को, डी ऑप्शन है 5 अक्टूबर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ए ऑप्शन है तटीय क्षेत्र पर, बी ऑप्शन है आसमान में, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है तालाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है केरल को, बी ऑप्शन है कर्नाटक को, सी ऑप्शन है झारखंड को, डी ऑप्शन है असम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है कंबोडिया के, डी ऑप्शन है थाईलैंड के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहाणु कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है मसीहा, बी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी, डी ऑप्शन है भगवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पथ प्रदर्शक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर,
बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।